तो दोस्तों, आज मैं तेलुगु सिनेमा की एक बहुत ही जबरदस्त मूवी को लेकर आया हूं जो हाल ही में रिलीज हुई है, जिसका नाम है षणमुखा। ये मूवी ट्विस्ट, सस्पेंस और थ्रिलर से भरी पड़ी है। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस मूवी की स्टोरी को ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए इस मूवी की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। मूवी के शुरुआत में हम लोगों को हैदराबाद के एक जंगल के इलाके को दिखाया जाता है, जहां पर हम लोग कुछ आदिवासी लोगों को देख पाते हैं। इस समय एक प्रेग्नेंट औरत अपने बच्चे को जन्म देने के लिए बहुत ही ज्यादा तड़प रही होती है। इस औरत का पति बिकांदा और उसका साला भैरवा और भी कुछ लोग इस प्रेग्नेंट औरत को यहां से कहीं दूसरी जगह ले जा रहे होते हैं। तभी भैरवा बिकांदा से कहता है कि अरे जीजा, मेरी बहन इतनी ज्यादा क्यों तड़प रही है? मैंने तो आज तक अपने गांव में प्रेग्नेंट औरत को इतनी ज्यादा तड़पते हुए नहीं देखा। बिकांदा बोलता है, ये संकेत है भैरवा, इस जंगल का महाराज पैदा होने वाला है। ये देखो, मेरे बेटे के आने से पहले ही जंगल के परिंदे जानवर सब यहां से भाग रहे हैं। इस तरह से बिकांदा भैरवा डिलीवर करने वाली औरत के पास ले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद बच्चा डिलीवर होने के बाद डिलीवरी करने वाली औरत डर के मारे यहां से भाग निकलती हैं। अब इस वाकया को देख बिकांदा, भैरवा और उसके कुछ लोग घर के अंदर जाते हैं तो शॉकिंगली काफी अजीब बच्चा पैदा हुआ होता है। इसके काफी सारे सर होते हैं। इस बच्चे को देख बिकांदा का एक आदमी वही खून की उल्टी करके मर जाता है। बिकांदा गुस्से में बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये क्या हो गया मेरे साथ? मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। इस तरह से वह अपनी बीवी बच्चे को छोड़कर जंगल में चला जाता है। अब जैसे जैसे समय बीतता है, वह औरत अपने बच्चे को पाल पुषकर बड़ा करती है और उसी तरह इस औरत को अपने बच्चे को देखकर घिन भी नहीं आती। वह अपने बच्चे को बहुत ही प्यार से पाल पोस रही होती है। जब भी गांव के कुछ बच्चे इस बच्चे को देखते तो भूत भूत कहकर पत्थर फेंक कर भागने लगते। हमेशा वह अपने बच्चे को गांव के बच्चों से बचाते ही रहती है। अब कुछ दिन गुजरने के बाद उस औरत की तबीयत बहुत ही ज्यादा बिगड़ जाती है, जिस वजह से अचानक एक दिन उसकी मौत हो जाती है। वो अपने भाई को बोलकर जाती है कि तुम मेरे बच्चे का ख्याल रखना। इधर हम लोग बिकांदा को देख पाते हैं, जो अपने गुरु को ढूंढते ही रहता है। काफी सारे जंगलों में इधर उधर भटकते रहता है। एक दिन बिकांदा वाराणसी जाकर एक बहुत बड़े अघोरी से मुलाकात करता है। अघोरी से एक बहुत ही खतरनाक विद्या हासिल करता है। कुछ सालों तक विद्या हासिल करने के बाद बिकांदा जब एक जंगल में आता है तो यहां पर इसे इसके गुरुजी मिलते हैं। गुरुजी इसे देखते ही बोलते हैं कि तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है बिकांदा। बिकांदा कहता है कि गुरुजी, मेरा बेटा बहुत ही अजीब तरीके से पैदा हुआ, उसी को ठीक करने का सॉल्यूशन ढूंढ रहा हूं मैं। क्या हमारे ग्रंथों में उसका कोई सॉल्यूशन नहीं? तो बिकांदा का गुरुजी बिकांदा को कुछ ग्रंथ देते हैं कि इस ग्रंथ में लिखी बातों को अप्लाई कर लो। अगले सीन में एक सीआई एसआई कार्तिक को कॉल करके कहता है कि कार्तिक, तुम्हें मालूम है ना, हमारे एरिया में ड्रग्स सप्लाई कितना ज्यादा बढ़ चुका है और इन सब में मेरा बेटा भी शामिल है। तो तुम इस मामले को थोड़ा संभल कर इन्वेस्टिगेशन करना। अगर डिपार्टमेंट को मेरे बेटे के बारे में मालूम पड़ेगी तो मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी। कार्तिक कहता है, कोई बात नहीं सर, मैं सब संभाल लूंगा। इस तरह से कार्तिक एक ड्रग्स सप्लाई करने वाले अड्डे के पास जाता है। यहां पर कुछ गुंडे होते हैं। कार्तिक इन गुंडों की कुटाई धुलाई कर इन सबको अरेस्ट करता है और यहीं पर उस सीआई का बेटा होने पर इसे भी 2-4 खींचकर थप्पड़ मारता है। इसके बाद ड्रग्स सप्लायर कमल को अरेस्ट करने जाता है। जब कमल को मार रहा होता है तो कमल कार्तिक की गन लेकर इसे ही डराने धमकाने लगता है। कमल डरकर गन को अपने ही माथे पर तान लेता है और कार्तिक की गन गाड़ी को लेकर यहां से फरार हो जाता है। थोड़ी देर के बाद हम लोग देखते हैं कि कमल जल्दबाजी में भाग रहा होता है तो वह एक गाड़ी को ठोक देता है। अगले सीन में हम लोग इस मूवी के लीड हीरोइन सारा को देख पाते हैं, जो बेंगलुरु में रहकर जर्नलिज्म की पढ़ाई करती रहती है। फाइनल ईयर होने की वजह से इन्हें अपने एक प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है। तो सारा ने भी अपने प्रोफेसर मार्टिन को अपना प्रोजेक्ट सबमिट की होती है, लेकिन सारा का प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होती। वह मार्टिन से कहती है कि सर, मैं एक जगह पर आकर अटक गई हूं। मार्टिन कहता है कि सारा, मैंने तुम्हारा रिसर्च पेपर पढ़ा, बहुत इंटरेस्टिंग है। हैदराबाद में मैं एक पुलिस ऑफिसर को जानता हूं। अगर तुम हैदराबाद जाओगी तो तुम मुझसे कांटेक्ट करो, इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। इधर हैदराबाद में कार्तिक का हायर ऑफिसर कार्तिक को अपने पास बुलाकर इसे डांटने लगता है। जब कार्तिक सीआई के बेटे और कमल को मारपीट रहा था तो एक शख्स ने वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। वो वीडियो वायरल जा रही है और उसी तरह कार्तिक की गन गायब है। यहाँ हायर ऑफिसर कार्तिक को डांट रहा होता है कि तुमने एक टीनेज लड़के के ऊपर हाथ कैसे उठाया। इस मामले को दूसरे तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता था।
कार्तिक, मैं तुम्हें 7 दिनों का टाइम देता हूं। 7 दिनों के अंदर तुम अपना गन ढूंढो और उस कमल को भी पकड़ो। दूसरे सीन में हम लोग कमल को देख पाते हैं जो किसी अस्पताल में अपना ट्रीटमेंट ले रहा होता है, क्योंकि इसकी गाड़ी के एक्सीडेंट हुआ था ना। थोड़ी देर के बाद एक कांस्टेबल कार्तिक के पास कॉल करके कहता है कि सर, जंगल के एरिया में हमने एक गाड़ी को ढूंढ निकाला जिसे कमल ने लेकर भागा था। कार्तिक जल्दी से यहां आता है। यह गाड़ी थोड़ी जली होती है और उसी तरह इसकी गन भी इस गाड़ी में मौजूद नहीं होती है। कार्तिक अपने टीम मेंबर को कहता है कि कमल जरूर यहां के आसपास के अस्पताल में ही गया होगा। तुम लोग जल्दी से जाकर मालूम करो कि कौन कौन शख्स कल रात अस्पताल में एडमिट हुआ। इसके बाद हम लोग एक कैंसर सेंटर को देख पाते हैं जहां पर जावेद, जो कि टीनेज लड़का है, उसकी मां की ट्रीटमेंट यहां चल रहा होता है। इसकी मां की ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है। जावेद अपनी मां को देखकर बहुत रो रहा होता है। इसी दौरान एक अनजान शख्स जावेद के पास कॉल करके कहता है कि जावेद, तुम चिंता मत करो, मां के इलाज के लिए पैसे का इंतजाम हो जाएगा। इधर कमल उसी रात वापस अपने घर आता है। कमल के घर में एक सीक्रेट कमरा होता है, तो वहां पर फोन रिंग हो रही होती है। कमल जैसे ही फोन उठाता है तो उस तरफ एक मास्क वाला शख्स, और ये मास्क वाला शख्स कोई और नहीं भैरवा होता है, वही बिकांदा का साला। वो इसे कहता है कि एक शख्स हमारे बारे में जांच पड़ताल कर रहा है, तुम जल्दी से उसका पता लगाओ। इधर हम लोग सारा को देख पाते हैं जो अपने होम टाउन विजयवाड़ा आ चुकी होती है, और उसी तरह आज सारा को लड़के वाले देखने के लिए आते हैं। घर वाले दोनों को प्राइवेटली बात करने के लिए भेज देते हैं। जब दोनों बात कर ही रहे होते हैं तभी मार्टिन सारा के पास कॉल करके कहता है कि सारा, मैं सीआई से बात कर ली है, तुम कल ही हैदराबाद जाकर उस सीआई से मुलाकात कर सकती हो। उसी रात हम लोग भैरवा को देखते हैं जो एक बहुत बड़े केज में किसी को बंद करके घने जंगल के अंदर रखता है। इस जंगल के अंदर बिकांदा अजीब से रिचुअल करते रहता है, कुछ तांत्रिकों के साथ मिलकर। अगले दिन सारा हैदराबाद जाने के लिए तैयार होती है और मां बेटी की बात से हम लोगों को मालूम पड़ता है कि सारा को यह रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं। इस तरह से वह अपनी मां को समझा रही होती है कि मां, यह मेरी आखिरी प्रोजेक्ट है। अब हैदराबाद आकर सारा सीआई से मुलाकात करती है। सीआई कहता है कि मार्टिन सर ने तुम्हारे बारे में बताया, तुम्हारा प्रोजेक्ट में एसआई अच्छी तरह से मदद करेगा, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए उससे बोल देना। इस तरह से वो सारा को कार्तिक के पास भेजता है। कार्तिक सारा को देखकर हैरान होता है कि तुम यहां पर क्या करने के लिए आई हो। कांस्टेबल बताता है कि सर, सीआई सर ने इन्हें आपके पास भेजा है। सारा अपने रिसर्च के बारे में कार्तिक को बताती है कि दरअसल में हमारी पढ़ाई कंप्लीट होने से पहले हमें एक रिसर्च सबमिट करना होता है, और मैंने अपना थीम सिलेक्ट किया है ह्यूमन सुसाइड। जब मैं 6 सालों की सुसाइड केसेस को अच्छे से पढ़ा तो मुझे यूनिकनेस नजर आई। कार्तिक कहता है कि हर दिन कोई ना कोई शख्स किसी न किसी कारणों की वजह से सुसाइड करता ही है, तो इसमें यूनिक बात क्या है। सारा कहती है कि पहले भी मैंने यही सोचा था, लेकिन जब मैं डीपली थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेशन किया तो मैंने कुछ चीजों को नोटिस किया। वही कि पहले एक लड़का लड़की रिलेशनशिप में होते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। कुछ दिनों के बाद लड़की घर से भाग जाती है और वह लड़का खुद को खत्म कर लेता है, लेकिन लड़की का कोई अता पता नहीं। ऐसे ही मैंने उनके घर जाकर कुछ पूछताछ की तो लड़की वालों ने कहा कि वह तो हमें छोड़कर उस लड़के के साथ भाग गई, जाने दो, उन्हें क्या ही कर सकते हैं। इस तरह से वह कार्तिक को कुछ सबूत दिखाती है। सब कुछ देखने के बाद कार्तिक सारा की बातों को यकीन ही नहीं करता कि सारा, तुम कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही हो। सारा कार्तिक को समझाती है कि नहीं कार्तिक, यह सारी चीजें पिछले 6 सालों से सिर्फ हैदराबाद में ही हो रही है। यहां बहुत बड़ा क्राइम हो रहा है मगर किसी को नजर ही नहीं आ रहा। कार्तिक कहता है कि चलो ठीक है, मैंने तुम्हारी बात मानी, अगर तुम मुझे लाइव प्रूफ कुछ दिखाओगे तभी मैं मानूंगा। अगर तुम मुझे कन्विंस नहीं कर पाई तो तुम मुझे इस रिसर्च को छोड़कर यहां से चली जाना। सारा कहती है चलो ठीक है। मैंने हाल ही में फेसबुक पर एक वीडियो देखा। सारा कार्तिक को एक वीडियो दिखाती है जिसमें एक छोटा भाई अपनी बड़ी बहन से झगड़ा कर रहा होता है, और इसी झगड़े के दौरान वह बहन अपनी बोरिया बिस्तर बांधकर घर छोड़कर चली जाती है कि घर में मेरी कोई वैल्यू नहीं देता। थोड़ी देर के बाद वो भाई फेसबुक पर लाइव आकर अपनी बहन की तस्वीर दिखाकर कहता है कि दीदी, अगर तुम इस वीडियो को देख रही हो तो मैं तुमसे माफी मांगती हूं, जल्दी से घर चली आओ। सारा कहती है कि यह केस मेरी रिसर्च से मिलती जुलती है। कार्तिक कहता है ठीक है, मैं कल उस लड़की के फैमिली वालों को बुलाकर उनसे इंक्वायरी करूंगा, देखते हैं क्या जानकारी मिलती है। दूसरी तरफ वो भैरवा कमल के पास कॉल करके इसे कहता है, अरे कमल, वो हमारे बारे में कुछ ज्यादा ही मालूम कर ली है,
तुम जल्दी से उसे रास्ते से हटाने की प्लानिंग करो। अगले दिन कार्तिक उस लड़की यानी कि श्रव्या की माँ और उसके भाई को पुलिस स्टेशन बुलाता है। जो लड़की घर से भागी है ना, उसी के माँ और भाई को पुलिस स्टेशन बुलाकर उनसे पूछताछ करता है कि आपकी बेटी अभी तक घर नहीं लौटी। श्रव्या की माँ कहने लगती है कि जिस दिन श्रव्या घर से गई उस दिन वह मेरे पास कॉल करके बोली कि मैं घर कभी नहीं आऊंगी। मैंने सोचा अगले दिन श्रव्या घर आएगी, लेकिन नहीं आई। फिर मैं सोची कि अगले दिन पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेन करूंगी, जिससे मेरी बेटी वापस घर आ जाएगी। अब कार्तिक सारा को कहता है कि यहां पर हमारी डील खत्म हो चुकी है। श्रव्या खुद ही अपनी मर्जी से बॉयफ्रेंड के साथ घर से गई, वह ऐसे ही नहीं भागी। डील के मुताबिक मैं तुम्हारी अब कोई मदद नहीं कर सकता। सारा कार्तिक को समझाती है कि कार्तिक मेरी बात अच्छे से समझो, सोचो अभी तक श्रव्या घर वापस क्यों नहीं आई। लेकिन फिर भी कार्तिक नहीं मानता, तो गुस्सा होकर सारा यहां से घर चली जाती है। इसके बाद कार्तिक अपने कुछ पल सारा के साथ बिताए उन्हें याद करता है। दरअसल सारा कार्तिक दोनों जब 12th की पढ़ाई कर रहे थे तो उस समय दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन कुछ कारणों की वजह से दोनों ने ब्रेकअप कर ली। अब कार्तिक सारा को फॉलो करके एक कैफे पर जाता है। जब तक कार्तिक सारा के पास जाता, उसे पहले ही सारा के पास उसका मंगेतर आकर बैठ जाता है। इस वाकया को देखकर कार्तिक थोड़ा उदास होता है। कार्तिक यही सोच रहा था कि सारा मेरे लिए वापस हैदराबाद आई, लेकिन यहां मामला तो कुछ और ही है। अब इसी कैफे में कार्तिक जावेद को देखता है, जो सारा की फोटो चोरी छुपे क्लिक करते रहता है। कार्तिक जावेद के पास जाकर उससे पूछता है कि तुम कौन हो और उस लड़की की फोटो क्यों क्लिक कर रहे हो। जावेद कहता है, सर मैं तो अपना फोटो अपनी गैलरी के लिए क्लिक कर रहा हूं। उसी वक्त सारा कार्तिक के पास आकर इसे डांटने लगती है कि तुम इस बच्चे पर क्यों गुस्सा हो रहे हो। कार्तिक कहता है कि यह लड़का तुम्हारी फोटो क्लिक कर रहा था। सारा जब इसके कैमरे को चेक करती है तो इसमें कोई फोटो नहीं होती। सारा कार्तिक पर गुस्सा होने लगती है। कार्तिक कहता है कि तुम तो मेरी लाइफ से चली गई थी, तो वापस क्यों आई। इसके बाद सीन छोटी सी फ्लैशबैक में जाती है 2 दिन पहले। दरअसल 2 दिन पहले एक लड़की रास्ते के किनारे खड़ी थी, तो एक मास्क वाला शख्स आकर इसे जबरदस्ती कहीं पर ले जाने लगता है, किडनैप करके। तभी वहां खड़ा एक शख्स इस वाकया को देख पुलिस को इन्फॉर्म करता है, तो पुलिस हर जगह नाकाबंदी करके गाड़ियों को चेकिंग करने लगते हैं। और उसी वक्त इधर कमल जब कार्तिक की गाड़ी को लेकर भाग रहा था, तो कमल का एक्सीडेंट हो गया था ना। इसका एक्सीडेंट उसी गाड़ी से हुआ था जिस गाड़ी से वह शख्स लड़की को किडनैप करके ले जा रहा था। दोनों गाड़ी की टक्कर होने के बाद उस गाड़ी से लड़की बाहर आकर जोर जोर से चिल्लाकर मदद मांगने लगती हैं, लेकिन जंगल का इलाका होने की वजह से कोई भी शख्स वहां मौजूद नहीं होता। वो लड़की कमल को गाड़ी से बाहर लाती है। उस समय कमल बेहोश होता है। कमल को बाहर लाने के बाद एक कांच का टुकड़ा लेकर, जिसके हाथ में एक 4 नंबर लिखती है, उसी समय वो मास्क वाला शख्स होश में आकर इस लड़की को पकड़ने की कोशिश करने लगता है। वो लड़की कमल की गाड़ी लेकर यहां से भागने लगती है, लेकिन वह मास्क वाला शख्स अपनी गाड़ी से दूसरी गाड़ी को बार बार ठोकने से लड़की बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। उसके सर पर गहरा चोट लगती है। इसके बाद होना क्या था, यह मास्क वाला शख्स उस लड़की को एक बड़े से बक्से में पैक करके यहां से इस लड़की को ले जाने लगता है, और हमें इस मास्क वाले शख्स का चेहरा भी नजर आता है। अब यहां से जाते जाते वो सामने वाली गाड़ी को भी जला देता है। अब सुबह होने के बाद यह शख्स किसी जंगल के इलाके में लाकर उस बड़े वाले बक्से को भैरवा के हवाले कर देता है। पूरे मूवी में इस भैरवा का चेहरा हम लोगों को दिखाया नहीं गया। रात होने के बाद वह भैरवा उस लड़की को एक छोटे से केज में बंद करके एक घने जंगल में लाता है, और यही सीन हम लोगों को थोड़ी देर पहले दिखाया गया था। भैरवा और बिकांदा की बातों से हम लोग को मालूम पड़ता है कि यह लोग कुछ स्पेशल राशि वाले लड़कियों को ढूंढ रहे हैं, और यहीं पर हम लोगों को बिकांदा के बेटे षणमुखा को दिखाया जाता है, जिसके 6 सर होते हैं। बिकांदा अपने बेटे के लिए ही उन लड़कियों को किडनैप करवा रहा होता है। मतलब कि यहां बात यह है कि बिकांदा और भैरवा दोनों ने मिलकर 6 राशि वाली लड़कियों को किडनैप कर चुके हैं, और उनकी बलि देखकर अपने षणमुखा को खूबसूरत बनाना चाहते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए इन्हें आखिरी राशि वाली लड़की चाहिए, और वो है क्लीनकरा। दरअसल उन लड़कियों को बलि देने के बाद षणमुखा के 6 सर मिलकर बस एक ही कर बचेगा, लेकिन षणमुखा को सुंदर बनाने के लिए क्लीनकरा की बलि देनी जरूरी है। तो भैरवा से वही कहने लगता है कि मुझे किसी भी हाल में क्लीनकरा राशि की लड़की चाहिए, जो बहुत ही रेयर होता है। इसके बाद बिकांदा उन 6 लड़कियों की आत्माओं को अपने बस में करने लगता है, वही ब्लैक मैजिक की मदद से। प्रेजेंट टाइम पर सारा कार्तिक के पास कॉल करके उसे कहती है, तुमने बोला था ना, अगर इस केस में पॉजिटिव पॉइंट मिलेगा तो तुम मेरी मदद करोगे।
पॉजिटिव रिजल्ट आ गया है, तुम मेरे फ्लैट पर जल्दी से आ जाओ। जब कार्तिक सारा के फ्लैट पर आता है तो वहां पर ऑलरेडी वो लड़का जावेद भी होता है। कहता है कि दीदी तुम्हें प्रोजेक्ट के लिए बुलाया है, लेकिन कार्तिक को इस लड़के को ऊपर थोड़ा शक होता है। इसके बाद कार्तिक सारा को कहता है कि अगर हमें श्रव्या के बारे में मालूम करना है तो उससे पहले हमें उसके बॉयफ्रेंड का पता लगाना पड़ेगा, और वो भी उसके बॉयफ्रेंड को मरने से पहले, क्योंकि तुम्हारे रिसर्च में मालूम पड़ा कि लड़की गायब हो जाती है और लड़का खुद को खत्म कर लेता है। श्रव्या का बॉयफ्रेंड का नाम है श्रीकांत। इस तरह से वह श्रव्या और श्रीकांत की फोटो कार्तिक को दिखाती है। दूसरी तरफ टीवी न्यूज चैनल में वही लड़कियों की मशीन वाली केस चलती रहती है, और उसी तरह न्यूज वाले बोल रहे होते हैं कि सारा और कार्तिक दोनों इसमें मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस न्यूज को देखने के बाद भैरवा कमल के पास कॉल करके कहता है कि वह लड़की सारा हमारे बारे में कुछ ज्यादा ही जानकारी इकट्ठा कर ली है, जल्दी से तुम उसका काम खत्म करो। इधर कार्तिक सारा दोनों श्रव्या के बॉयफ्रेंड श्रीकांत के फ्लैट पर जाते हैं, लेकिन यहां पर ताला लगा होता है। जब कार्तिक फ्लैट के मालिक को बुलाकर श्रीकांत के बारे में पूछता है तो ये शख्स एक सच्चाई बताता है। दरअसल श्रव्या श्रीकांत की गर्लफ्रेंड नहीं है, वो तो कौशिक की गर्लफ्रेंड है। पिछले महीने इसी फ्लैट में श्रीकांत और कौशिक के बीच झगड़ा हुआ था श्रव्या को लेकर, और यहीं पर हम लोगों को एक और बात मालूम पड़ती है कि 2 दिन पहले जो लड़की किडनैप हुआ था ना, किडनैपिंग के बाद उस लड़की को भैरवा को सौंप दिया था, वही शख्स श्रीकांत होता है। श्रव्या की एक फ्रेंड कौशिक की फोटो कार्तिक और सारा को दिखाती है, कहती है कि यह तो हमारा सुपर सीनियर है। वो फ्लैट ओनर यही बोल रहा होता है कि उस दिन श्रीकांत और कौशिक के बीच झगड़ा होने के बाद मैं पुलिस को कॉल किया था, तो एक पुलिस वाला आकर इन तीनों को पुलिस स्टेशन ले गया। तो कार्तिक जल्दी से उस पुलिस स्टेशन जाकर इस केस के बारे में पूछने लगता है। पुलिस वाला कहता है, अरे सर, वो तो बस एक छोटा सा झगड़े का मामला है। दरअसल कौशिक को लगा कि उसकी गर्लफ्रेंड श्रव्या के साथ श्रीकांत मिसबिहेव कर रहा है। इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ। मैंने उन्हें बहुत समझा बुझाकर छोड़ दिया। इस पुलिस वाला का नाम होता है मोहन। तो मोहन उन तीनों की डिटेल्स लाकर कार्तिक को देता है। अब कार्तिक कौशिक के पास कॉल करता है तो उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा होता है। बाद में एक और नंबर पर कॉल करता है तो कौशिक के फादर फोन उठाते हैं, कहते हैं कि वह तो कब का अमेरिका चला गया, मैं आपको उसका नंबर देता हूं। कार्तिक जब कौशिक के पास कॉल करता है और उस झगड़े के बारे में पूछता है, कौशिक कहता है कि अरे सर, उस झगड़े के बाद मेरे और श्रव्या के बीच ब्रेकअप हो गया और मैं अपने करियर पर फोकस करके अमेरिका चला आया। अब इसके बाद कार्तिक श्रीकांत के नंबर पर कॉल करता है, उसका फोन स्विच ऑफ। सारा कार्तिक को कहती है कि हमें किसी भी तरह करके श्रीकांत का पता लगाना पड़ेगा। कौशिक तो अभी इंडिया से बाहर है, इसलिए उसकी जान बच गई। मुझे लगता है कि श्रीकांत की जान खतरे में है। दूसरी तरफ कमल किसी शख्स को सारा की सुपारी देता है। इसके बाद कार्तिक के एक कांस्टेबल को वर्षिता नाम की एक लड़की के बारे में मालूम पड़ता है। यह वर्षिता कोई और नहीं, कमल के हाथ पर एक लड़की ने नंबर लिखा था ना, कांच से, यही नंबर उस वर्षिता का होता है। यह बात हॉस्पिटल से मालूम पड़ती है। कांस्टेबल इसी के बारे में कार्तिक के पास कॉल करके बताता है, और हैरानी की बात यह है कि वर्षिता मिसिंग है। 3 दिन पहले वह मिसिंग हो गई, मतलब कि जिस दिन कमल ने कार्तिक की गन को लेकर भागा उसी दिन। इसके बाद कार्तिक बहुत ही मुश्किल से कमल को ढूंढकर उससे अपना गन वापस मांगता है, लेकिन यहां पर कमल के कुछ लोग होते हैं, वो कार्तिक से फाइट करने लगते हैं। अब इसी मौके का फायदा उठाकर कमल यहां से भाग निकलता है। अब यह सब कुछ होने के बाद कार्तिक वर्षिता का फोटो सारा को दिखाकर इसे पूछता है, क्या तुम इस लड़की को जानती हो? सारा कहती है, नहीं, मैंने इस लड़की को कभी नहीं देखा। इसी दौरान वो किलर सारा को मारने के लिए फॉलो कर रहा होता है, लेकिन सारा के साथ कार्तिक को देखकर वह पीछे हट जाता है। इसके बाद सारा कार्तिक को अपने फ्लैट पर इनवाइट करती है। बातों ही बातों में दोनों अपनी पुरानी यादें को ताजा करके एक दूसरे के करीब आने लगती हैं। अगले दिन कांस्टेबल कार्तिक के पास कॉल करके शॉक्ड कर देने वाली न्यूज बताता है। इस न्यूज को जानकर कार्तिक सारा दोनों एक जगह पर जाने लगते हैं। दरअसल पुलिस वालों को एक फ्लैट में श्रीकांत की लाश पाई गई। फॉरेंसिक वाले डेथ बॉडी को देखकर कार्तिक को यही कहते हैं कि सर, इस शख्स की मौत यही 2-3 दिन पहले हुई है, और वॉचमैन के बयान के मुताबिक उसने 3 दिन पहले गन की आवाज सुनी थी। कार्तिक जब श्रीकांत का फोन चेक करता है तो उसमें कौशिक का फोन नंबर होता है। कार्तिक और सारा यही सोच रहे होते हैं कि कौशिक ने हमें बताया कि मैंने झगड़े के बाद किसी से कांटेक्ट नहीं किया, लेकिन 3 दिन पहले कौशिक और श्रीकांत की एक दूसरे से बात हुई, और वो भी इंडियन नंबर से।
जब इसका व्हाट्सएप चेक करते हैं तो इसमें वर्षिता का फोटो मिलता है, वही लड़की की फोटो जिसे कांस्टेबल ने कार्तिक के पास भेजा था। अब इन सब वाकया को देख कार्तिक अपना अनुमान लगाता है कि इसका मतलब श्रीकांत वर्षिता को किडनैप करके ले जा रहा था। इसका गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, वो भी कमल के ही गाड़ी से, और वर्षिता ने कुल्लू के तौर पर कमल के हाथ पर अपना नंबर लिखा। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर श्रीकांत ने वर्षिता को किडनैप क्यों किया। अब यही सारी खबरें न्यूज चैनल पर टेलीकास्ट होने लगती है। शॉकिंगली इस खबर को जैसे ही कौशिक देखता है तो वह पुलिस ऑफिसर उस मोहन के पास कॉल करता है। यहीं पर हम लोगों को यह सच्चाई मालूम पड़ती है कि कौशिक मोहन का छोटा भाई है। कौशिक कहता है कि भैया, जिस तरह से श्रीकांत ने कहा ठीक वैसा ही हो रहा है। मैं मरना नहीं चाहता, आप मुझे बचा लो भैया। मोहन कहता है, जब तक मैं ना बताऊं तब तक तुम बाहर मत आना। अब इसी रात मोहन कौशिक एक बार में मुलाकात करते हैं। जब दोनों बात कर ही रहे होते हैं तभी यहां पर कार्तिक आता है। दरअसल कार्तिक यहां पर मोहन के लिए आया होता है, लेकिन इसे यहां कौशिक भी नजर आता है। मोहन कहता है कि जो कुछ भी वाकया घटी उन सब में मेरा भाई का कोई हाथ नहीं, मैं आपको डिटेल में सब कुछ बता दूंगा। यहां कार्तिक जब कौशिक को ले जाने की कोशिश करता है तो मोहन के आदमी सब इसे रोकने लगते हैं। तब यहां पर इनके बीच थोड़ी फाइट वगैरह होती है। इसी दौरान सारा जब कौशिक से बात करने के लिए जाती है तो कौशिक खुद को एक कमरे में लॉक कर लेता है और दिखने में ऐसा लग रहा होता है कि कौशिक की तबीयत बिगड़ते ही जा रही है। सारा को बोलता है कि अगर तुम मेरे बारे में जानने की कोशिश करोगी तो तुम्हारी हालत भी मेरी तरह होगी, तुम जाओ यहां से। कार्तिक जब तक दरवाजा तोड़कर अंदर आता तब तक कौशिक बेहोश हो चुका होता है। अब यह सब कुछ होने के बाद मोहन सारा और कार्तिक को जो कुछ भी हुआ वह सब बताने लगता है कि जिस कॉलेज में श्रव्या और श्रीकांत पढ़ते हैं उसी कॉलेज में कौशिक सुपर सीनियर था, और थोड़ी सी गलती की वजह से कौशिक को लगने लगा कि श्रव्या मुझसे प्यार करने लगी है। हालांकि श्रव्या और श्रीकांत दोनों एक दूसरे से सच्चे दिल से प्यार करते हैं। हायर स्टडी करने के लिए कौशिक अमेरिका चला गया। इसी दौरान कौशिक को श्रव्या और श्रीकांत के बारे में मालूम पड़ने पर वह अमेरिका से वापस इंडिया लौटा। इंडिया आते ही वो श्रीकांत से झगड़ा करने लगा और यह केस मेरे पास आया, तो मैंने अपने भाई श्रीकांत को बहुत ही अच्छे से समझाया। अब यह सब कुछ होने के बाद एक दिन श्रीकांत कौशिक के पास कॉल करके बोला कि श्रव्या एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है। श्रव्या को बचाने के लिए मुझे एक लड़की को किसी दूसरे शख्स को देना होगा। श्रीकांत इस समय किसी दूसरे जगह पर होता है तो वह कौशिक को बोलता है कि तुम मेरे फ्लैट पर जाओ, टेबल पर एक लड़की की फोटो रखा होगा, उस लड़की की फोटो मुझे व्हाट्सएप करो। तो कौशिक उसी तरह श्रीकांत के फ्लैट पर जाकर उस लड़की की फोटो उसके व्हाट्सएप पर सेंड करता है, और जिस लड़की की फोटो सेंड किया यह लड़की होती है वर्षिता, जिसे श्रीकांत ने किडनैप किया था। अब यह होने के बाद श्रीकांत दोबारा से कौशिक के पास कॉल करता है कि जब तक श्रव्या बाहर नहीं आती तब तक आप भी बाहर मत आना, वरना आपकी भी मेरी तरह हालत होगी। इस तरह वह गन लेकर खुद को खत्म कर लेता है। मोहन कहता है कि इसीलिए कौशिक यहां से अंडरग्राउंड था, लेकिन कार्तिक और सारा दोनों ने मिलकर कौशिक का नाम न्यूज चैनल में हाईलाइट कर दिया, जिस वजह से उसकी भी जान अब खतरे में है। अब यह सारी वाकया सुनने के बाद सारा और कार्तिक को एक जबरदस्त बात समझ आती है कि पहले एक शख्स एक लड़की को किडनैप करके उसके बॉयफ्रेंड को ब्लैकमेल करने लगता है कि वो दूसरी लड़की को किडनैप करें। जब वह लड़की मिल जाती है तो वह लोग उस लड़के को मार देते हैं, और दोबारा से ऐसे ही साइकिल चलाते आ रहा है। मतलब कि श्रीकांत ने श्रव्या की जान को बचाने के लिए वर्षिता को किडनैप किया। अब शायद वर्षिता को बचाने के लिए उसका बॉयफ्रेंड किसी दूसरी लड़की को किडनैप करेगा। इधर कमल उस किलर के पास आता है। दरअसल कमल ने इस किलर को काम सौंपा था कि तुम क्लीन करा राशि की लड़की को ढूंढ निकालो। तो वह किलर क्लीन करा नाम की राशि वाली लड़की को इस कमल को सौंपता है। अब बदले में कमल इसे पैसे देने की जगह इस किलर को गोली मार देता है ताकि कोई सबूत ना रहे। कार्तिक अब किसी भी तरह करके कमल को ढूंढकर इन्हीं क्राइम के बारे में पूछने लगता है। कमल कहता है, अरे कार्तिक, यह कोई क्राइम नहीं है, यह तो एक बहुत बड़ा माया जाल है। बिकांदा एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा है और उसके लिए मुझे बस एक आखिरी लड़की क्लीन करा राशि की चाहिए, और उस राशि की लड़की कोई और नहीं, तुम्हारी सारा है। अब यह सुनकर कार्तिक कमल को धमकी देने लगता है कि अगर सारा को कुछ हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं। उसी समय भैरवा कमल के पास कॉल करके इसे कहता है कि जो कार्तिक के हाथ में धागा है उसे तुम निकाल दो, तभी कार्तिक को हम कंट्रोल कर पाएंगे। तो अब कमल इसी तरह बातों में फंसाकर कार्तिक के हाथों में जो धागा होता है उसे निकाल लेता है और इसे बोलता है कि अब तुम्हारी सारा के पास बस कुछ ही मिनटों का समय है, बचा सकते हो तो बचा लो।
अब कार्तिक के यहां से जाने के बाद भैरवा कमल के पास आकर इसे जान से खत्म कर देता है। इधर कार्तिक सारा के पास आता है और इसे कहता है कि सारा तुम्हारी जान खतरे में है। तभी इस समय कार्तिक बिकांदा के कंट्रोल में आ जाता है और यहीं पर हम लोगों को एक और बात मालूम पड़ती है कि बिकांदा ने अब तक जिन जिन लड़कों को मारा उन सबको अपने कंट्रोल में करके मारा। उसी समय भैरवा कार्तिक के पास आकर इसे कहता है कि इस सारा को मेरे हवाले कर दो और तुम उधर साइड में जाकर बैठ जाओ। तो कार्तिक इस तरह से उसी जंगल के एरिया में जाकर बैठा होता है। थोड़ी देर के बाद भैरवा सारा को लेकर बिकांदा के पास आता है और यहाँ पर सारा षणमुखा को देखकर शॉक्ड में रह जाती है। इसके बाद बिकांदा उन 6 लड़कियों के ऊपर वार करके उनका खून एक बर्तन में जमा करने लगता है। पहले से ही वो 6 लड़कियां बिकांदा के वश में होती है। इसके बाद बिकांदा वो खून अपने बेटे को पिलाने लगता है, वही षणमुखा को। खून पीते ही उसका 6 सर निकलकर बस एक ही सर बचता है। अब फाइनल स्टेप है क्लीन करा राशि की लड़की का बलि देना, वही सारा की बलि देना। इस बलि के बाद बिकांदा का बेटा बहुत ही सुंदर बन जाएगा। बिकांदा अब जैसे ही सारा का बलि देने वाला होता है तभी यहां पर कार्तिक चला आता है। दरअसल बात यह है कि जिस जगह कार्तिक बैठा होता है तो जख्मी हालत में कमल यहां पर आता है। इसका हाथ का धागा वापस इसके हाथ में बांध देता है क्योंकि भैरवा ने कमल को धोखा दिया। अब कार्तिक और बिकांदा के बीच बहुत ही तगड़ी फाइट होती है। अब इसी फाइट के दौरान कार्तिक अपने गन से गोली चलाकर भैरवा को खत्म कर देता है। अब इसके बाद कार्तिक बिकांदा को मारपीट कर इसे पूछता है तो बिकांदा अपनी कहानी बताता है कि इतने सालों की मेरी मेहनत तुम पल भर में खत्म कर दिए। कार्तिक कहता है कि सारी दुनिया में सिर्फ तुम्हें ही ऐसा बेटा पैदा हुआ, काफी सारे लोगों को ऐसा ही बेटा पैदा हुआ, कोई लंगड़ा, लुला, अंधा, बहरा। क्या वो लोग ऐसे ही काला जादू करके दूसरों की जान लेते हैं? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे बेटे के 6 सर हैं, लेकिन तुम इसका गलत मतलब निकालने लगे। इसी दौरान बिकांदा कार्तिक के हाथ से उस धागा को तोड़कर इसे अपने बस में कर लेता है। बिकांदा उन 6 लड़कियों को ऑर्डर देता है कि तुम इस कार्तिक का खून चूस लो। अब यह लड़कियां कार्तिक के ऊपर हमला करती हैं। इसके बाद बिकांदा जब सारा का हल्का सा गला काटता है तो उसका खून षणमुखा पर गिरने की जगह कार्तिक के ऊपर गिरता है, जिस वजह से कार्तिक दोबारा से नॉर्मल हो जाता है और एक त्रिशूल लेकर इस बिकांदा का खेल खत्म कर देता है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर बाकी पुलिस की टीम आती है और सारा को अस्पताल ले जाती है। ये सब कुछ होने के बाद षणमुखा कार्तिक को कहता है कि मेरी पैदाइशी प्राकृतिक के खिलाफ हुई है। पता नहीं मेरे ऊपर मेरे पिताजी का प्यार है या राक्षसपन। मैं अपनों को खो दिया, माँ, मामा जी और मेरे पिता। मेरे जन्म होने की वजह से इतने सारे लोगों की जान गई, पता नहीं आगे कितने लोगों की जान जाएगी। मैं अब इस पृथ्वी पर रहना नहीं चाहता। इतना बोलकर षणमुखा आग में जल जाता है और इसी के साथ ये बेहतरीन मूवी यहीं पर समाप्त होती है। सो दोस्तों, आपको यह मूवी कैसी लगी? प्लीज हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।